नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता को साधने के लिए अब पूरी तरह से कमर कस ली गई है। इसी कड़ी में सोनीपत के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। हरियाणा के 90 विधानसभा पर 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर पीएम मोदी की ये दूसरी रैली थी। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता के विकास को लेकर कई वादे भी किए। उन्होंने हरियाणा को बड़ी कंपनियों के आने के फायदे की बात भी बताई। साथ ही साथ हरियाणा में नौकरियों को बढ़ावा देने की बात का जिक्र भी किया। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने रैली कर जनता को साधने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया है। पीएम मोदी ने इस दौरान दलितों का मुद्दा भी उठाया। कुमारी शैलजा को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कुल मिलाकर कहें तो हरियाणा का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही केंद्रित है। बीजेपी अपनी हर रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोलती है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरती हुई नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले बार के 2 विधानसभा चुनावों में हरियाणा में जो मोदी मैजिक चला, क्या वो इस बार भी कारगर साबित होगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो हरियाणा में मोदी मैजिक काम करेगा या नहीं करेगा, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पार्टी जनता को साधने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। इसी कड़ी में सोनीपत के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। हरियाणा के 90 विधानसभा पर 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर पीएम मोदी की ये दूसरी रैली थी। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता के विकास को लेकर कई वादे भी किए। उन्होंने हरियाणा को बड़ी कंपनियों के आने से फायदे की बात कही। साथ ही हरियाणा में नौकरियों को बढ़ावा देने की भी बात कही। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों दामादों के हवाले कर दिया था। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जो बिना पर्ची खर्ची के मिली हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। पीएम ने कहा कि भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पालने पोसने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। जब मुखिया ही भ्रष्टाचारी है तो नीचे खुद ही लूट का लाइसेंस मिल जाता है। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली, हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। पीएम मोदी ने इस दौरान दलितों के मुद्दे को उठाते हुए कुमारी शैलजा को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलितों के साथ अन्याय किया। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर सिर्फ अटव्वल हो रही है। ये पुराने पापों का ही परिणाम है। कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है
ये पुराने पाकोप का ही परिणाम है। याद कीजिए 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। कुल मिलाकर हरियाणा का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही केंद्रित माना जा सकता है। बीजेपी अपनी हर रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोलती है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरती नजर आती है। हालांकि पीएम मोदी का इस बार हरियाणा में जादू चलता है या नहीं, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होती है या नहीं, ये चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे जहां बीजेपी अपनी हर रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रही है, वहीं गोहाना में पीएम मोदी रैली करने के लिए गए हैं, हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए हैं। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी से करेंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले इस बात का जिक्र कर दें, जहां दमादों और दलालों के हवाले कांग्रेस ने हरियाणा को कर दिया है। ये आरोप बड़ा लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस में। देवेंद्र जी, बहुत कम समय बचा है और ऐसे में अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या मोदी मैजिक इस बार काम करेगा? क्योंकि समय बेहद कम है, प्रचार प्रसार के लिए समय नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी बार पीएम मोदी पहुंचे हैं हरियाणा में, कांग्रेस को घेरा है, क्या इससे कुछ फायदा पार्टी को मिलेगा चुनाव में? देखिए प्रगति, पहले मैं याद दिलाऊं 2014 में बीजेपी की सरकार पहली दफा बनी थी। मई में चुनाव होते हैं लोकसभा के, मई 2014 में। उन्हीं दिनों से थोड़ा पहले मेरे को लगता है चुनाव होने वाले थे मई 2014 में, जब रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामला आया था, सब लोग सन रह गए थे कि ये क्या हुआ। ऐसा बड़ा मुद्दा कि सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं, गांधी परिवार की बहुत एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत पर आरोप लगे थे कि डीएलएफ को और रॉबर्ट वाड्रा में जो लैंड डील मामला हुआ था गुरुग्राम में, वो भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने उनकी मदद की थी। थोड़े से उसमें ही करोड़ों के वारे न्यारे हो गए रॉबर्ट वाड्रा की, इस तरह का मामला सामने आया था। और मेरे को लगता है जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, कोल घोटाला था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, ये सारे एक के बाद एक घोटाले 2014 से पहले, क्योंकि 2014 मई से पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये घोटाले उजागर हो रहे थे, तो माहौल एकदम कांग्रेस के खिलाफ बन गया था। तो रॉबर्ट और डीएलएफ लैंड डील मामला तब आया था 2014 में। अब सवाल यह है कि अगर वो मामला था तो इन 10 साल में क्या कार्रवाई हुई, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? और पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी कि उसमें शायद क्लीन चिट दी गई है, कोई मामला नहीं बनता है। तो रॉबर्ट वाड्रा डील ने इतना राजनीतिक भूचाल ला दिया था लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन आज 10 साल बाद भी रॉबर्ट वाड्रा की ना तो गिरफ्तारी हुई, ना भूपेंद्र हुड्डा पे भी आरोप लगे थे कि उनकी सरकार ने मदद की, लेकिन उस मामले में कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई ऐसी मामला चला था, कोर्ट में गया, लेकिन कोई उस तरह की कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। इस वजह से और भी चीजें हैं, कोयला घोटाला था, 2G स्पेक्ट्रम, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, तो ये सारे काम कांग्रेस राज में हुए थे जब बीजेपी की हवा शुरू हुई थी। लेकिन हम ये मानते कि तब बात और थी, अब बात और है। 2014 में बीजेपी उफान पर थी लोकप्रियता मोदी जी की, लेकिन उसके बाद इन 10 सालों में लोगों ने देखा कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं आई, खाली एक राजनीतिक तूफान और राजनीतिक मुद्दा साबित हुआ। उसमें मतलब लोगों का थोड़ा सा विश्वास ये होता है कि राजनीतिक पार्टियां, सियासी पार्टियां, नेता कैसे एक दूसरे को घेरते हैं चुनाव से पहले, उसी का एक नमूना था ये। बिल्कुल महेश जी, 2014-2019 की बात करें तो यहां मोदी मैजिक ने भरपूर काम किया है, मोदी लहर की आंधी देखने को मिल रही थी, लेकिन 10 सालों का जिक्र करें तो अब बीजेपी के सामने जाति समीकरण, किसान आंदोलन और जेजेपी से गठबंधन टूटने जैसी तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। समय कम है और ऐसे में बीजेपी के लिए इन चुनौतियों से पार पाना और जीत सुनिश्चित करना कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं देवेंद्र जी वाली बात को और थोड़ा आगे बढ़ाने की मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा। दरअसल एक और बड़ा घोटाले का जिक्र पूरे देश में किया गया था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल है वो खराब हुआ था। कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा जो लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। वो मामला क्या था? 2G स्पेक्ट्रम मामला। और अखबारों की सुर्खियां आज भी मुझे याद है कि इतनी जीरो लगा दी गई थी, एक रकम के पीछे इतनी जीरो लगाई गई थी, हेडलाइंस, बैनर हेडलाइंस बनाई गई थी तमाम अखबारों की, और उसके बाद लोगों के लिए समझना
मुश्किल हो रहा था कि इतनी बड़ी रकम का घोटाला आखिर भारत में संभव कैसे हुआ। इतनी जीरो लगी थी कि लोग उस रकम को पढ़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि रकम बनती कितनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम वर्डिक्ट उस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर सामने आया, उसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम वर्डिक्ट ये था कि ये घोटाला काल्पनिक है। ऐसा कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला यूपीए की सरकार में नहीं हुआ। ये कोरा काल्पनिक घटनाक्रम था जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को, यूपीए गवर्नमेंट को उठाना पड़ा और पूरे देश में उसके खिलाफ माहौल देखने को मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती पर खड़े होते हैं, एक बच्चे की तस्वीर का जिक्र करते हैं जो कि अच्छी बताई जाती है, फिर यह भी कहा जाता है कि आप नाम पता लिखकर भेजिए, मैं चिट्ठी भेजूंगा। अपनत्व का रिश्ता यहां हरियाणा के लोगों से जोड़ने का काम मोदी कर रहे थे। लेकिन फिर सवाल तो यह भी आएगा कि 13 महीनों तक जब किसान आंदोलन में हरियाणा के लोग दिल्ली की सरहदों पर बर्फ जमा देने वाली सर्दी में बैठे हुए थे, तो उस वक्त अपनत्व का ये रिश्ता आखिर कहां चला गया था? सवाल सामने है। आपका सवाल यह था कि क्या मोदी मैजिक है? जवाब यह कि कोई मोदी मैजिक नहीं है। किसी भी तरह का कोई बड़ा परिवर्तन मोदी की रैली के बाद या अमित शाह की रैली के बाद देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है वो ज्यादा है। और दूसरी बात एक और, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की मंशा रखने वाले लोग पहले से भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में बैठे हुए हैं, पहले से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पहले से भारतीय जनता पार्टी का वोटर केंद्रीकृत हो चुका है। अब जो इजाफा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, मैं साफ तौर से बात कहना चाहूंगा कि वो इजाफा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। पहले भी पिछले कार्यक्रम में मैंने विस्तार से बताया था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा कांग्रेसी कैसे साबित हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग कैसे बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा कर रहे हैं, कल मैंने विस्तार से बताया था। उसी बात को मैं आगे बढ़ाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कहीं बढ़ रहा है, अब अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कहीं जीत की तरफ नजर आ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेसियों का है। रैलियों का असर मुझे लगता है कि अब बेहद कम हो चुका है, चाहे मोदी की बात करूं और चाहे यहां अमित शाह की बात करूं। जो असर मोदी मैजिक एक रैली के बाद चुनावी माहौल बदलता हुआ नजर आया करता, और न सिर्फ रैली स्थल पर बल्कि आसपास के कई जिलों में उसका असर देखने को मिला था। कई लोकसभा क्षेत्रों में उसका असर एक एक रैली का, मोदी की रैलियों का देखने को मिला करता था। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़े होकर मोदी रैली कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी उतना असर शायद नहीं पड़ेगा। और बड़े असर का जिक्र अगर किया जा रहा है तो बिल्कुल ऐसा कोई असर ना तो मोदी की रैली के बाद पड़ रहा है और ना ही अमित शाह की रैली के बाद। बिल्कुल मोदी मैजिक का असर है या नहीं है, हालांकि ये तो चुनावी नतीजे जब सामने आएंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन सत्ता विरोधी लहर की तस्वीर जरूर यहां पर हरियाणा में देखने को मिल रही है। वीरेंद्र जी, एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। सत्ता विरोधी लहर को तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने 2 बार हरियाणा का रुख तो कर लिया है। क्या मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का और नाराज वोटर्स को मनाने का यह प्रयास सफल होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां और होनी है जी। 28 सितंबर को हिसार में और 2 अक्टूबर को पलवल में जी। और जहां आज तक की रैली का संबंध है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने न्यूयॉर्क यात्रा का जिक्र किया। कल रात से ही वो लौटे हैं अमेरिका से, तो उन्होंने कहा कि जब मैं अमेरिका में गया तो हरियाणा युवतियों ने बड़ा नृत्य किया, हरियाणवी की, मतलब उनका जो राहुल गांधी का जो डोंकी रोड से गए हैं परिवारों का मिलना, वहां न्यूयॉर्क में मिलना, फिर करनाल लाकर उनके परिवारों से बातचीत करना, तो उसका भी उन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप पर वार किया है, अपना जुड़ाव संबंध किया कि हरियाणा के लोगों की न्यूयॉर्क के अंदर भी धाक है। कई सीओ जो है जिनकी पृष्ठभूमि हरियाणा से है, तो उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को भी छुआ, ये आश्वासन दिया है कि सोनीपत पानीपत में उद्योगों का जाल बिछ रहा है, काफी विस्तार हो रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, देखो सत्ता विरोधी लहर तो है ही है। अगर सत्ता विरोधी लहर नहीं होती तो आज मनोहर लाल जी भी रैली में होते। मनोहर लाल जी रैली में मौजूद नहीं थे और कुरुक्षेत्र रैली में उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया और आज तो उनकी उपस्थिति भी नहीं थी। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर सिर्फ जो है नायब सैनी की प्रशंसा किया, मनोहर लाल जी का जिक्र तक नहीं किया और मोहनलाल बरोड़ी का उल्लेख किया और अरविंद शर्मा का, इसके अलावा किसी प्रत्याशी के नाम का जिक्र तक नहीं किया। और यह बात भी मानी जाएगी कि नरेंद्र मोदी जी की जो पहले आकर्षण था, देखिए हर बार आप उनके नाम के सहारे जो अपनी नैया पार नहीं कर सकते, लोग काम चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी का आकर्षण होता तो लोकसभा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्यों गवाती। और देखिए हरियाणा में कोई मोदी नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा का कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी का स्थान ले सके, यानी कि हरियाणा के लोगों में उसकी छाप हो। जिस तरह नरेंद्र मोदी फैसले लेते हैं उस तरह के हरियाणा में फैसले लिए जाएं, ऐसा कोई नेता है नहीं। और यही कारण है कि मनोहर लाल जी का 9.5 वर्ष का शासनकाल रहा तो आज उनको वहां पर वो मंच पर भी मौजूद नहीं थे।
बिल्कुल, अपनत्व की तस्वीर दिखाने की कोशिश देवेंद्र जी जरूर आज की रैली में की गई, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से किसान आंदोलन चला, महेश जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उस दौरान अपनत्व कहा था, और निश्चित तौर पर उस दौरान पीएम मोदी का किसानों के बीच में नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों में नाराजगी पैदा कर रहा है। किसान आंदोलन का असर हरियाणा में साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, किसानों और सरकार के बीच टकराव से बीजेपी की छवि को काफी नुकसान भी पहुंचा। किसानों के असंतोष से बीजेपी कैसे निकल पाएगी? देखिए प्रगति, दिल्ली जब किसानों ने घेरी थी, कुंडली बॉर्डर से थोड़ा पहले हरियाणा की तरफ मोर्चाबंदी हुई थी 13 महीने तक जी। जैसा बताते हैं कि 750 किसानों की मौत हुई, किसी की ठंड से, किसी की बीमारी से, किसी की और किसी वजह से। लेकिन मेरे को याद है, मैं भी वहां जाता था जब किसान आंदोलन होता था, तो गोहाना जहां प्रधानमंत्री जी आए, बीजेपी की बड़ी रैली है जहां 22 विधानसभाओं के बीजेपी उम्मीदवार को बुलाया गया था। यहीं से गोहाना के आसपास एक सत्यवान मलिक हैं, किसान नेता है, वो लोग ट्रॉली भरकर सब्जियां, दूध लेकर जाते थे, आटे की बोरियां लेकर जाते थे। उसी जगह पे, वो सोनीपत का ही जिले की जगह थी जहां दिल्ली को घेरा गया था जब किसान आंदोलन चला था। तो सोनीपत के लोगों ने, पंजाब के किसानों या हरियाणा के अलग अलग शहरों से, जीटी रोड बेल्ट से जो पूरी आमद हुई थी किसानों की, सोनीपत के किसान नेताओं ने, किसानों ने, किसान संगठनों ने उनके लिए हजारों आदमियों की रोजाना जो रोटी का, सब्जियां ताजी खेत से बेचते नहीं थे, वो पहले दिल्ली ले जाते थे सब्जियां, अंडे, सब्जियां, दूध, वो सारा वो किसानों को देकर आते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो एक जुड़ाव हो गया था कि हम एक साझी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी जगह पे आज प्रधानमंत्री आए थे जहां के किसान ज्यादा मुखर होकर सरकार के खिलाफ, चाहे मोदी सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है। दूसरी बात, जो इंपैक्ट की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव में जीटी रोड बेल्ट में, पानीपत, सोनीपत, कई जगह पे लास्ट टाइम में जब 25 मई को वोटिंग हुई लोकसभा की, कई जो किसान नेता थे या ग्रामीण थे या जाट कम्युनिटी के थे, उनको मनाया गया कि देश की बात है, पाकिस्तान से हमारे, चाइना से संबंध खराब है, भारत के गौरव की बात है, दुनिया में देश का नाम हो रहा है, ये वास्ता दिया गया था 2-3 दिन पहले 25 मई को, जब एक ही दिन वोटिंग हुई थी लोकसभा की। तो यहां के लोगों ने कहा था ठीक है, देश के लिए, हम देश के लिए मोदी जी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव आएंगे तो तब हमारी मर्जी चलेगी, क्योंकि वही बात उनकी आ रही है। अब मुद्दे हरियाणा के हैं, मुद्दे स्थानीय स्तर के, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, बेरोजगारी, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्कूलों में पूरी सुविधाएं नहीं, टीचर की कमी होना, पूरी सुविधाएं ना होना, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, इंडस्ट्री के लिए कुछ खास ना होना। 10 साल की सरकार है, तो अब क्योंकि हरियाणा के मुद्दे हैं, स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, मेरे को लगता है इंपैक्ट अब इस तरह की रैलियों का कम होगा, क्योंकि अब वो मुद्दे हैं जो खुद को प्रभावित करते हैं, आसपास को प्रभावित करते हैं, शहर को और हरियाणा को प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों पर चुनाव होना है। इसलिए मैं ये समझता हूं पिछले 10-15 दिनों में प्रगति, बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल को काबू में किया है, स्थिति सुधरी है बीजेपी की, लेकिन साथ साथ मेरे को लगता है नेताओं के बयानों से, एक्टिविटी से, बॉडी लैंग्वेज से बीजेपी में घबराहट की स्थिति भी है। हालांकि बीजेपी की स्थिति पिछले 10-15 दिनों में सुधरी है, जिससे कांग्रेस की बढ़त थोड़ा सा कम हुई है। उसके बावजूद मुकाबला कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल को बीजेपी के बड़े नेता बीजेपी के सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। जी, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है महेश जी। न सिर्फ किसान आंदोलन, जातीय समीकरण और खेल और खिलाड़ियों का प्रदर्शन, ये भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में बड़ा प्रभाव रखते हैं और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। चूंकि किसान आंदोलन की वजह से जाट समुदाय भी बीजेपी से नाराज है, कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी माना जाता है। आखिरी समय में ये तमाम मुद्दों को भुनाने के लिए मोदी मैजिक कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, डैमेज कंट्रोल जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी सत्ता विरोधी लहर है और बेहद कम समय बचा है। मान के चले कि आखिरी के 8 से 10 दिन है प्रचार प्रसार के लिए। ऐसे में बीजेपी अपने पक्ष में जनता को कैसे कर पाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसले लिए गए हों। दरअसल जनता के पैसे से, यानी सरकार के खजाने से किसानों को खुश करने की कोशिश भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की तरफ से भरपूर की गई है। कुछ ही घंटों पहले कह सकता हूं कि करीब 1-1.5 घंटे पहले मैं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद था और वहां पर किसानों से जब मैंने उनके दर्द दिल को समझने की कोशिश की तो उन्होंने ये भी जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी जेब में अच्छा खासा पैसा भी डाला है। और जब मैंने कारण समझने की कोशिश
कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि किसान को सूखे का मुआवजा भी दिया गया, सूखा पड़ा नहीं था, किसान को बारिश से नुकसान का फायदा भी दिया गया, मुआवजा दिया गया, लेकिन वो नुकसान कभी हुआ ही नहीं था। 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सूखे के नाम पर, 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर बाढ़ के नाम पर जो है किसानों को मिली है। तो यकीनन किसानों को और ज्यादा फायदा देने की कोशिश चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यकीनन की गई है। किसी हद तक जो दर्द था, जो तकलीफ थी, उसे घटाए रखने में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कामयाब हुए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो फिर दोबारा से वहीं पैदा होती है कि मोदी की रैली आप हरियाणा में रखवा देंगे और मोदी और खट्टर को एक बार फिर से सामने खड़ा कर देंगे, तो किसानों को वही बीते दिन वो बुरा वक्त याद आने लगता है। उन तस्वीरों को देखकर, उन चेहरों को देखकर एक बार फिर से किसान नाराज होने लगते हैं। तो जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेहनत कर जिस आग को बुझाने की कोशिश की थी, वो उस आग की लपटें एक बार फिर से उठने लगती हैं। जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन देखना यही होगा कि बीजेपी का ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो हरियाणा में मोदी मैजिक काम करेगा या नहीं करेगा, ये तो चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से भरपूर कोशिशें जरूर की जा रही है जनता को साधने की। हालांकि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, ये देखना अब दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर।